हल्ला गुल्ला नहीं करना है ज्यादा। बोर्डे देखना है। अच्छा, संस्कृति बढ़िया से बैठ के रहेगी। ध्यान दो जरा। ये परिवहन बायोलॉजी का ये तीसरा चैप्टर, एक दिन इसका क्लास हो गया है। पिछले क्लास में पौधा के बारे में देखे थे, अभी जो है मुख्य रूप से मनुष्य में देखेंगे किस तरह से परिवहन होता है। परिवहन का मतलब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होता है। यहाँ पे हमको जो है ब्लड के बारे में देखना है, रक्त जो है कैसे एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह कैसे आता है पूरे शरीर में। रक्त जिस जिस अंग से होकर के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरा से तीसरा जगह जाता है, तो पूरे सिस्टम को रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में आ जाएगा हृदय और रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी जो है फिर ये दो भाग में होता है, एक का नाम है धमनी और एक का नाम है सिरा। धमनी जो है शुद्ध रक्त को ढोने का काम करता है, सिरा अशुद्ध रक्त का। और धमनी से ब्लड कहाँ पे आएगा, पहले हृदय में, हृदय से फिर कहाँ जाता है, हृदय से जाता है फेफड़ा शुद्ध होने के लिए, वहां से आता है फिर हृदय, फिर हृदय से पूरे शरीर में। तो पहले हृदय को बना लेते हैं, उसको फिर बढ़िया से समझेंगे किस तरह से ये काम करता है अंदर में। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ध्यान दो, इधर फिगर बनाने भी सीख जाना है, कैसे फिगर बनाया जाएगा। हो रहा है ना। इधर थोड़ा मोटा है, इधर थोड़ा पतला है। ये पतला हुआ नहीं, इधर जानबूझ के किया गया है, नीचे मोटा जानबूझ के किया गया है। हृदय मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो नीचे वाला भाग है इसका नाम नीलय और ऊपर वाला भाग अलिंद। ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय। आराम से याद रख सकते हैं, नौ से नीलय होता है, नौ से नीचे होता है। तो नीचे अगर नीला है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अलिंद हो जाएगा। फिर ये अलिंद जो है, ये अलिंद भी दो भाग में इसको ऊपर में बांटा गया है। हाँ, ये जो है भित्ति हो गया बीच में, ये पूरे ऊपर वाला भाग कौन हो गया, अलिंद, नीचे वाला भाग नीला। अब ये अलिंद जो है, अलिंद को ये जो दीवार दिख रहा है, ये दो भाग में बांट दिया। अलिंद को दो भाग में, एक हो गया दायां अलिंद, एक हो गया बायां अलिंद। फिर ये दायां नीला और ये बायां, और ये क्या हो गया, दोनों को अलग करने वाला। पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त हृदय में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो कहाँ पर प्रवेश करता है, पूरे हृदय का
कितना भाग हो गया, 4 भाग हो गया। अगर बोला जाए कि हृदय कितना भाग में बटा होता है, या हृदय में कितना चैम्बर होता है, कितना कोष्ठक होता है, कितना वेश में होता है, सबका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन हो जाएगा, तो दायां अलिंद, बायां दायां निलय, बायां निलय, ये 4 हिस्सा हो गया पूरे हृदय का। और हृदय में सबसे पहले पूरे शरीर से जो रक्त पहुंचेगा, दायां अलिंद में पहुंचता है। ये दायां अलिंद है। दायां अलिंद में जो रक्त पहुंचता है, कौन सा रक्त होता है वो, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब खराब रक्त नहीं है, अशुद्ध रक्त का मतलब उसमें ऑक्सीजन का अभाव है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में वितरित करके रक्त फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, हृदय में। हृदय से रक्त जाएगा फेफड़ा में, वहां से फिर ऑक्सीजन को लेकर के आएगा हृदय, फिर हृदय से निकल करके पूरे शरीर में जाएगा। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ पे आ गया, दायां अलिंद में आ गया है। और ये दायां अलिंद से ये रक्त कहाँ चले आएगा, रक्त जो है सबसे पहले दायां अलिंद में प्रवेश करेगा, दायां अलिंद से रक्त कहाँ आ जाएगा, दायां नीला। और यहाँ पे जो है एक कपाट टाइप का बना होता है, कपाट टाइप का बोले तो ये आने का रास्ता है, इधर से आने के लिए दिया जाता है, लेकिन ऊपर जाने नहीं देता। ये सिर्फ वन वे है, इधर से सिर्फ नीचे आएगा। और ये जो कपाट होता है, इस कपाट का नाम है त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट। रक्त कहाँ आ गया, अभी दायां नीलम। पहले सब चारों भाग का नाम लिख देते हैं। ये वाला जो भाग है इसका नाम कौन हो गया, दायां अलिंद। ये वाला दायां अलिंद। फिर नीचे वाला हो जाएगा दायां नीलय। इधर दायां अलिंद से रक्त जो है दायां नीलय में पहुंच गया है। अब यहाँ से कहाँ पे जाएगा, ये है धमनी। धमनी दो तरह का होता है, ये धमनी है, ये भी धमनी, लेकिन इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। सबका काम अलग अलग है, देखेंगे अभी। इसका नाम है महाधमनी। ये हो गया सब सिरा, एक अग्र सिरा, ये भी सिरा है, इसका नाम हो गया पश्च सिरा। सिरा से होकर के रक्त जो है पहले कहाँ पे पहुंच गया, दायां अलिंद में पहुंच गया, दायां अलिंद से दायां नीले में पहुंच गया है। अब दायां नीले से कहाँ पे रक्त जाएगा, दायां नीले से रक्त चल जाएगा फेफड़ा में। ये कैसे जाएगा, तो ये हृदय में एक गति होते रहता है हमेशा, जिसको हम लोग धड़कन बोलते हैं। धड़कन जो है दो गति होता है, दो गति मिल करके तब एक धड़कन कहलाता है। एक होता है सिकुड़ता है, एक क्या होता है, फैलता है। सिकुड़ता है तो संकुचन, और फैलता है तो उसको बोलते हैं शिथिलन। इधर मान लो जब संकुचन होगा, इधर क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा, शिथिलन हो जाएगा। इधर जब संकुचन होगा तो इधर क्या होगा, शिथिलन होगा। रक्त जब दायां अलिंद से दायां नीले में पहुंचेगा, जब इसमें संकुचन होगा, सिस्टोल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रक्त जो है बाहर निकलना चाहेगा। और बाहर निकलने के लिए एक रास्ता इधर था, एक रास्ता इधर है, लेकिन इधर वाला रास्ता ऐसा है कि इधर से सिर्फ आने वाला है, जाने वाला नहीं है। तो इसको एक ही रास्ता मिलेगा, कौन सा, फुफ्फुस धमनी वाला। तो ये फुफ्फुस धमनी होकर के ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये फुफ्फुस धमनी होते हुए ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़ा। और फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के फिर ब्लड हृदय में आएगा,
तो हृदय में जो दोबारा आएगा वो फिर फुफ्फुस धमनी होकर के नहीं आएगा, वो अलग सिरा से आएगा। ये सिरा है, दो को दे देते हैं इधर। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा से रक्त कहाँ पे आता है सबसे पहले? फुफ्फुस सिरा से रक्त हृदय के कौन सा भाग में आता है? तो बायां अलिंद में आता है सबसे पहले, और फिर ये बायां अलिंद से कहाँ पे आ जाएगा? बायां निलय में आ जाएगा। यहाँ भी एक कपाट टाइप का बना हुआ रहता है। कपाट टाइप का मतलब रुकावट है, ऐसा रुकावट है कि इधर से बस आओ, आने वाला है लेकिन इधर से जाने वाला नहीं है। जब रक्त बायां अलिंद से बायां निलय में पहुंचेगा तो फिर यहाँ पे कौन चीज जो गति चलता है, संकुचन और शिथिलन का, संकुचन मतलब सिकुड़ना, शिथिलन मतलब फैलना, ये संकुचन शिथिलन गति हमेशा होते रहता है। तो जैसे यहाँ पे संकुचन होगा फिर ये बायां निलय से रक्त क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा, तो बाहर निकलने के लिए इधर वाला रास्ता बंद हो गया है, तो एक रास्ता इधर वाला खुला हुआ है जो किधर से जा रहा है, ये महाधमनी से निकल करके ब्लड कहाँ चल जाएगा, पूरे शरीर में जाकर के फैल जाएगा। और ये जो कपाट है इस कपाट का नाम है द्विदली कपाट, द्विदली कपाट। ये नाम सबको भी याद रखना है, यहाँ से अलग अलग ऑब्जेक्टिव सब बनेगा। ये जो है दीवार का काम कर रहा है, ये कौन सा दीवार बना रहा है? अंतरानिलय भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, किसके बीच का ये दीवार है, निलय के बीच का दीवार हो गया, एगो दाया निलय एगो बाया निलय। उसी तरह इधर से अगर एगो लेंगे तो ये कौन सा भित्ति हो जाएगा, जगह भी देखो भर गया इधर, एगो इधर से अगर खींच दे ये हो जाएगा अंतरा, ध्यान दो ये रास्ता बंद नहीं है, बस ये दीवार को इधर दिखाएं, ये रास्ता खुला हुआ है। तो हृदय में रक्त कैसे आ रहा है देख रहा है, हृदय में सबसे पहले रक्त कहाँ आया है, दाया अलिंद में, दाया अलिंद से पहुंच गया दाया निलय, दाया निलय में संकुचन हुआ, रक्त जो है कहाँ से निकला है, फुफ्फुस धमनी से, फुफ्फुस धमनी से निकल करके रक्त कहाँ पहुंचा, फेफड़ा, फेफड़ा में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद वो शुद्ध रक्त कहलाता है, उसको ऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं। ऑक्सीजन जब उसको मिल गया, जब फिर ऑक्सीजन उसका हट जाता है मतलब छोड़ दिया जाता है तो अशुद्ध रक्त या उसी को भी ऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो हृदय को देख करके, फोटो को देख करके जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आराम से बन जाएगा। फोटो अगर बढ़िया से ध्यान में, ऑब्जेक्टिव सबको कहीं से उठा लिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये दाया अलिंद से दाया निलय, दाया अलिंद से दाया निलय में जो जाने वाला जो कपाट है बीच में, वो कपाट क्या कहलाता है, त्रिदली कपाट। बाया अलिंद से बाया निलय में जो एक रुकावट है कपाट, उसका नाम क्या है, द्विदली कपाट है। फेफड़ा से रक्त जब शुद्ध होकर के हृदय में प्रवेश करता है सबसे पहले कहाँ आता है, बाया अलिंद में, बाया अलिंद से बाया निलय, और अशुद्ध रक्त दाया अलिंद से दाया निलय। पूरे शरीर में जो रक्त फैलता है वो हृदय के कौन सा अंग से, कौन सा भाग से निकल करके फैलता है, बाया निलय से। बाया अलिंद से रक्त कहाँ गया, बाया निलय, बाया निलय से निकल करके पूरे शरीर में फैलता है। और नीचे वाला भाग जो है ये थोड़ा सा मोटा रहता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। और ये तो हृदय हो गया, इसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र का और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, रक्त वाहिनी, जिसमें रक्त का परिवहन होता है एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का काम होता है। ये कब होता है, दो होता है, एगो का नाम हो गया कौन सी, एगो हो गया धमनी और दूसरा है, धमनी में कौन सा रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। धमनी में रक्त का दिशा किधर से किधर होता है, धमनी में जो रक्त बहता है किधर से किधर, हृदय से पूरे शरीर की तरफ। और शिरा में रक्त का प्रवाह किधर से किधर होता है, पूरे शरीर से हृदय की ओर। लेकिन एक फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी है, ये अपवाद है, ये अलग तरह से बहता है। जैसे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है ना, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी में रक्त कहाँ से कहाँ जाता है, हृदय से फेफड़ा में, हृदय का कौन सा भाग से,
दायां निलय से, दायां निलय से फुफ्फुस धमनी होते हुए रक्त कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा में। तो फुफ्फुस धमनी कैसा रक्त को धोता है? ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त वही उसी का दूसरा नाम बी ऑक्सी जनित रक्त है। फिर यहाँ से जाएगा रक्त फेफड़ा में, फेफड़ा से आने के बाद सिरा से होके आएगा, कौन सा सिरा से? फुफ्फुस सिरा से। तो फुफ्फुस सिरा से रक्त जो आएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से हृदय में पहले कहाँ आएगा? बायां अलिंद में आ जाएगा। तो क्वेश्चन अलग अलग जगह से अलग अलग तरीका से पूछ दिया जाता है कि फुफ्फुस सिरा में रक्त का दिशा कहाँ से कहाँ होता है। तो फुफ्फुस सिरा का बात होगा तो फुफ्फुस सिरा कहाँ से हो जाएगा? फेफड़ा से हृदय में। हृदय का कहाँ पे है? तो ये बायां अलिंद में। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, रक्त किधर से किधर जाएगा पता चल गया। धमनी में और सिरा में रक्त किधर से किधर जाएगा वो भी पता चल गया है। ये धमनी और सिरा में कुछ कुछ अंतर होता है। धमनी का जो दीवार होता है सिरा की अपेक्षा थोड़ा सा मोटी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जबकि सिरा की दीवार पतला होगा। सिरा में रक्त का जो गति होता है वो कम होता है, धमनी में ज्यादा होता है। धमनी में क्या है कि हृदय से पूरे शरीर की तरफ जा रहा है, इसमें परिसर ज्यादा रखता है, और पूरे शरीर से जो ऊपर आता है हृदय की तरफ उसमें जो है रक्त का गति कम रखता है। इसका इसलिए सिरा जो है उसका दीवार क्या होगा? पतला हो जाएगा। धमनी का दीवार क्या होगा? मोटा हो जाएगा। धमनी और सिरा का जो बीच में जो है कपाट भी रहता है, इसमें सिरा में कपाट रहेगा। सिरा में कपाट क्या काम करेगा? जैसे एक ही साथ जो है नीचे से ऊपर जो सारा रक्त नहीं आ जाता है, जैसे संकुचन हुआ कुछ देर आ गया, कुछ दूर आगे बढ़ेगा, फिर जैसे फैलेगा फिर रुकावट टाइप का हो जाता है, फिर जैसे संकुचन होगा फिर आगे बढ़ता है, जैसे जैसे परिसर आते जाता है इसमें रक्त क्या होता है? आगे बढ़ते जाता है। अब मान लो ये कोई सिरा है, इसमें रक्त का परिवहन हो रहा है, रुक रुक के इसमें धकेला जा रहा है, तो एक बार मान लो धकेला गया तो यहाँ तक पदार्थ पहुंच गया, अब रुक जाएगा फिर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। ये नीचे रुके नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है एगो कपाट टाइप का बना हुआ रहता है, ताकि इधर से जब जाना हो तो अंदर चल जाए, लेकिन जब आना हो तो ये वाला रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ताकि वो नीचे नहीं गिरे। इस तरह से जो है सिरा में रक्त का प्रवाह होते रहता है। और शरीर में जो इंजेक्शन दिया जाता है, सुई लगाया जाता है, वो सिरा में ही लगाया जाता है। ठीक है। धमनी में लगाएगा तो धमनी में ब्लड का प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा रहता है, हो सकता है सिरिंज होकर के ब्लड बाहर निकलने लग जाए, इसलिए देखिएगा जब भी सुई लगाया जाएगा तो उसमें जो बढ़िया से खोजा जाता है सिरा कौन सा है, धमनी कौन सा है। ऐसे धमनी जो है ज्यादा अंदर में रहता है, सिरा वाला जो रहता है सिरा वो क्या रहता है? ऊपरी हिस्सा होता है। हाथ में देखिएगा कहीं पे थोड़ा सा दबा के देखो, सिरा का जो कलर रहेगा वो थोड़ा सा ब्लू टाइप का रहेगा, उससे पता चल जा रहा है ये सिरा है। धमनी का जो है वो थोड़ा सा मोटा दीवार रहता है, वो अंदर में रहता है। हो गया। तो धमनी सिरा, धमनी सिरा और हृदय के बारे में सारा बात समझ में आ गया। ये हृदय जो है 4 भाग में बटा होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां। रक्त सबसे पहले पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होगा वो कहाँ आएगा? दायां अलिंद में आएगा। किससे होकर के आएगा? सिरा से होकर के आएगा, सिरा से। और दायां अलिंद से रक्त कहाँ पहुंच जाएगा? दायां निलय में। एक कपाट है, उस कपाट को पार करता है त्रिदलीय कपाट। ये कपाट जो है अलिंद से निलय में रक्त को आने देता है, लेकिन निलय से अलिंद में जाने नहीं देता है। और फिर जब संकुचन होता है तो यहाँ से रक्त निकल करके कहाँ चल जाएगा? फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में पहुंचेगा, और फिर फेफड़ा में ऑक्सीजन को लेकर के बायां अलिंद में आएगा। वो किससे होकर के आएगा? तो फुफ्फुस सिरा से होकर के आएगा। फिर फुफ्फुस सिरा से होते हुए जो बायां अलिंद में पहुंचेगा, बायां अलिंद से रक्त कहाँ चल जाएगा? बायां निलय में आएगा। फिर बायां निलय से कहाँ जाएगा? महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में बढ़ जाता है। धमनी जो है जहाँ बड़ा वाला भाग है, मोटा वाला भाग है, उसको महाधमनी बोलेंगे, और छोटा होगा धमनी, और छोटा होगा छोटी धमनी, ये बटा रहता है, छोटा छोटा रहता है। फिर सिरा जो है महासिरा, सिरा, छोटी सिरा, बड़ा बड़ा जहाँ रहेगा तो वहाँ महासिरा, उससे छोटा छोटी सिरा, और छोटा जो होगा क्या होगा? उसको सिरिकाएं बोलते हैं। ये जो रक्त का प्रवाह होता है इसका एक माप है, जो हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, 120 बटे 80 mm, 120 बटे 80 जो माप होता है रक्त दाब का। रक्त दाब जो रक्त जो है दीवार में जितना दबाव लगाता है उसी को क्या बोलते हैं? रक्त दाब। दीवार किसका? वही धमनी का या सिरा में जो दबाव लगाएगा, बहेगा तो रक्त बहेगा तो दबाव तो लगाएगा ही, वही रक्त का जो दबाव है उसी को क्या बोलते हैं? रक्त दाब बोलते हैं।
रक्तदाब को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जो एक सामान्य व्यक्ति में 120/80 120/80 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वस्थ है। और अगर इससे ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या बीपी बढ़ गया। ये हमेशा हाई ही नहीं होता, ये लो भी होता है। अगर इससे कम आएगा तो इसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया? लो। और हम लोग पौधा के बारे में देख लिए थे रे। पौधा में क्या सब था? एक जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक में क्या होता है? जल और खनिज लवण। जड़ के द्वारा, जड़ से कहा जाता है? पौधा के ऊपरी भाग में जाता है। उसका दिशा किधर होता है? नीचे से ऊपर, एक दिशीय हो गया। और फ्लोएम उत्तक किसको ढोने का काम कर रहा है? फ्लोएम उत्तक में खाद्य पदार्थ। फ्लोएम उत्तक में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है उसका दिशा किधर होता है? ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। तो जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक या धमनी या सिरा, कहीं से लिया चल जाएगा क्वेश्चन, ये इसमें जो है परिवहन किधर होता है? या सिरा में क्या ढोया जाता है? परिवहन होता है। धमनी में किसका परिवहन होता है? या जाइलम उत्तक जो है, जाइलम उत्तक में किसका परिवहन होता है? फ्लोएम उत्तक में किसका परिवहन होता है? दिशा किसका किधर से किधर होता है? कौन एक दिशीय होता है, कौन द्विदिशीय होता है? ये सब धमनी और सिरा जो है एक दिशीय है कि द्विदिशीय है? ये एक दिशीय है। सिरा में जो बस शरीर का अन्य भाग से हृदय की। धमनी में क्या है? हृदय से पूरे शरीर के। धमनी और सिरा दोनों रक्त को ही ढोने का काम कर रहा है। यहाँ पे बस फुफ्फुस धमनी जो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। धमनी शुद्ध रक्त को ढोएगा, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ढोएगा। थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन फिर से अगर इसको दूसरा तरीका से सोचा जाए तो फिर लगेगा नहीं, उल्टा नहीं, सेम ही चीज है। क्या सेम ही चीज है? तो हृदय से जो रक्त बाहर होता है किससे होकर के निकलता है? धमनी होकर के। हृदय में जो आता है सिरा होकर के। तो यहाँ से जो रक्त निकलेगा, जो शुद्ध रक्त निकलता है, वो कहाँ से निकलेगा? महाधमनी से होकर पूरे शरीर में फैलने के लिए। और जो हृदय से जो अशुद्ध रक्त निकलता है वो धमनी से ही तो निकल रहा है। हृदय से जो रक्त निकलेगा वो धमनी होकर के आएगा, तो हृदय में रक्त किधर से? सिरा होकर के। तो अशुद्ध रक्त आ रहा है तो उसको सिर्फ सिरा बोल देते हैं, और उधर से शुद्ध रक्त आ रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं? फुफ्फुस सिरा बोल देते हैं। तो सिरा से होकर के ब्लड क्या आता है? हृदय में आता है। और हृदय से जो बाहर जाता है किससे जाता है? धमनी से जाता है। शुद्ध रक्त जा रहा है तो महाधमनी होकर के, अशुद्ध रक्त जो प्रवाहित हो रहा है वो फुफ्फुस धमनी से होकर के। इस तरह से देखा जा रहा है तो उल्टा तो नहीं नजर आ रहा है। शुद्ध अशुद्ध की तरफ से अगर हम देख रहे हैं तब वहां पे उल्टा लग रहा है कि धमनी जो है शुद्ध रक्त को ढोता है और फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ढोता है। हमको लग रहा है ये हृदय धमनी सिरा के बारे में सारा बात क्लियर हो गया होगा। और कोई दिक्कत है तो पूछ लो इधर पहले। कि ये जो हृदय का निचला हिस्सा है इसी में एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जो हृदय को हमेशा गति में बनाए रखता है, ये उत्तक के द्वारा। और कभी कभी ये क्या होता है? खराब हो जाता है। खराब हो जाता है तो उसके लिए जो अलग से ट्रीटमेंट है, उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये उत्तक का जो काम कर रहा है इसी को पेस मेकर भी कहा जाता है। किसी किसी का खराब हो जाता है, खराब हो जाएगा तो इसका इलाज होता है, अलग से जो है पेस मेकर लगाया जाता है। छोटा टाइप का, चिप्स टाइप का होगा, वो लगा देगा तो हृदय क्या होगा? धड़कते रहता है। और ये हृदय जो है शरीर का ऐसा अंग है जो हमेशा व्यस्त रहता है, हमेशा काम करते रहता है। व्यक्ति नींद में रहे, जगे, दौड़े, बैठा हुआ रहे, सोया हुआ रहे, हृदय हमेशा अपना काम करते रहता है। ये एक बार अगर रुकेगा फिर और दोबारा ये नहीं चलता है। हाँ, हाँ, रुकने के बाद रुक जाए। कभी कभी इस समय क्या होता है? रक्त जो है जाम हो जाता है। मान लो यहाँ से निकला नहीं, या यहाँ से देखो, मान लो यहाँ से रक्त आता है, यहाँ से फिर कहाँ बढ़ता है? आगे बढ़ता है। अगर रक्त यहाँ पे पहुंच गया है, किसी वजह से रक्त बाहर नहीं जा पा रहा है, तो उसी टाइम में क्या, उसी को बोला जाता है हार्ट अटैक, हृदयाघात। उस टाइम में जो है रक्त धमनी कभी कभी फट जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। उस कंडीशन में जो आदमी है तुरंत अगर उसका इलाज हो गया ठीक है, नहीं तो फिर चल जाता है। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। ये हृदय जो है, हृदय में रक्त स्टोर नहीं रहता है, ये एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहता है। अरे इसको हटा दे। बनाएगा तुम लोग? अब हो जाएगा ना, या फोटो बनाएगा तो बना लो। बनाएगा? चलो बना लो, इसको तब तक रोक दो। रुक गया अभी।
ध्यान दो थोड़ा सा। तभी से हम लोग जो देख रहे थे, कुंज देख रहे थे रक्त के बारे में, किधर आना है, किधर जाना है, किधर से कहाँ पे जाना है, किधर से कहाँ पे आ रहा है। अब थोड़ा सा जो रक्त को हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले रक्त, रक्त किसको कहा जाता है, क्या होता है रक्त? पूरे क्लास तो रक्त के बारे में अभी चला। रक्त किसको कहा जाएगा? जो मच्छर चूसता है, जो मच्छर चूसता है। रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो मच्छर चूसता है। हाँ ठीक है, ध्यान दो। रक्त जो है एक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ किसको बोलते हैं? जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। रक्त जो है तरल पदार्थ है और इसका पीएच मान 7.4 के आसपास होता है। तो 7.4 है, तो ये इसका नेचर कैसा होगा? अम्लीय की क्षारीय? क्षारीय हो जाए। 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय। तो रक्त क्या हो गया? क्षारीय पदार्थ हो गया। बहने की प्रवृत्ति है तो तरल पदार्थ हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रक्त जो है तरल क्षारीय पदार्थ है ना। और इसका रंग कुंज होता है, लाल होता है। और ये रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा तो रक्त का रंग लाल नहीं होगा। रक्त को जो है संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। रक्त को तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक उसको कहा जाता है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। एक हो गया रक्त, दूसरा होता है हड्डी भी होता है। हड्डी भी संयोजी उत्तक में आता है, हड्डी को ही कंकाल बोलते हैं। और रक्त भी जो संयोजी उत्तक है, इंसान में होबे करेगा। और सब जीव होता है जिसमें हेमोग्लोबिन, जैसे कॉकरोच पैर चढ़ा तो देखना उसका जो निकलेगा व्हाइट व्हाइट, वही उसका रक्त है, जबकि उसका रंग लाल नहीं होता है। और भी जैसे सब भुआ हुआ पिलू सब है, उसमें मिला चढ़ा दो, रहने दो, कोई बात। जब यह रक्त जो है मुख्य रूप से, रक्त में जो दो प्रकार का पदार्थ मिला हुआ रहता है। एक को बोला जाता है प्लाज्मा और दूसरा क्या है? रक्त कणिका। रक्त का जो दो भाग होता है, एक हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया रक्त कणिका। या रक्त कोशिका भी बोलते हैं या रुधिर कणिका भी बोलते हैं। रक्त का नाम जो है दूसरा नाम रुधिर भी है। रक्त बोलो, रुधिर बोलो, या इसी को खून भी बोलते हैं, लहू भी बोला जाता है उर्दू में। और ब्लड तो है ये रक्त का ही अलग अलग नाम है। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है लिक्विड पदार्थ होता है। ये पूरे रक्त का जो है आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। लगभग 55%। तो कहीं कहीं कोई बुक में 60% भी लिखा रहता है। तो रक्त जो है जितना मात्रा होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है। बाकी जो बच गया, कितना बच गया? 45% रक्त कणिका या यदि को रुधिर कोशिका भी कहा जाता है। और ये 45% जो रक्त कणिका है, ये रक्त कणिका फिर 3 प्रकार का होता है। रक्त कणिका अलग अलग होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसका नाम है प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का ही पूरा नाम रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं कणिका। व्हाइट ब्लड सेल, ये प्लेटलेट इसका पूरा नाम है। ये लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी का मतलब। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं या इसी को श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ये प्लेटलेट वही रहबे करेगा। ये आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। जो हीमोग्लोबिन रहता है वो किस में रहता है? हीमोग्लोबिन जो यही आरबीसी में रहता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, अलग अलग सब कोशिका है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी। उसके बाद ही फिर कोशिका क्या होता है? मर जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी में जो है और भी अलग अलग पदार्थ सब पाया जाता है, तो अलग अलग पदार्थ का जीवन काल अलग अलग हो जाता है। एवरेज एगो मान के चलो, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है 3 से 5 दिन, ठीक है, एवरेज हो गया ये। बाकी प्लेटलेट जो है इसका जीवन काल होता है 7 दिन का। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों जो कहाँ रहेगा? रक्त में उपस्थित। तुमको समझ में नहीं आ रहा बात?
ये किसके लिए पढ़ाया जा रहा है? बुद्धि कम नहीं कर रहा है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 3 से 5 दिन, प्लेटलेट 7 दिन। और इसकी जो संख्या होता है आरबीसी का, ये सबसे ज्यादा संख्या होता है, ये 50 लाख इसका संख्या होता है लगभग। हाँ, आरबीसी का संख्या 50 लाख, किसमें? एक स्वस्थ व्यक्ति में। आरबीसी का संख्या 50 लाख, डब्ल्यूबीसी का संख्या जो होगा ये 10,000। 10,000 जो इसको नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे कम हो गया तो बोलेगा ये डब्ल्यूबीसी घट गया है, ज्यादा हो गया तो डब्ल्यूबीसी बढ़ गया है। डब्ल्यूबीसी बढ़ता कम है, घटा हुआ ज्यादा रहता है। और ये प्लेटलेट का जो संख्या होता है ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये 2 लाख के आसपास। ये सारा लगभग का मान है। कोई बीमारी हो गया, शरीर में कमजोरी हो गया, उसी के कारण किसी का 2 लाख। 2 लाख जो क्या रहता है? प्लेटलेट रहता है। फीवर हो जाएगा, कमजोरी जब शरीर में बुझाएगा, जी तीनों का चेक होगा, है ना। हेमोग्लोबिन चेक करेगा, हेमोग्लोबिन कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट कितना है। अगर इसका कंडीशन जो इससे अगर कम रहेगा तो अपने वहां देखेगा मोटा डार्क में लिखा जाएगा या लाल कलर से लिखा रहता है। अगर घटा बढ़ेगा तो डब्ल्यूबीसी 10,000, प्लेटलेट जो है ये 2 लाख। ये सब अगर घट जाएगा तो पूरा कमजोरी शरीर में होने लगेगा, जल्दी शरीर मजबूत होगा ही नहीं। थोड़ा सा पढ़ने बैठेगा तुरंत थक जाएगा, तुरंत सो जाएगा, लेट जाएगा, थोड़ा देर बैठ के रह नहीं पाएगा, थोड़ा सा कुछ करेगा तुरंत थक जाएगा, हांफने लगेगा, अगर इसका मात्रा घटा हुआ रहेगा तो। इसलिए शरीर में जो इसका मात्रा पूरा होना चाहिए तब ठीक से पढ़ा जाएगा या कोई भी काम किया जाएगा। ये आरबीसी का अगर कमी हो जाएगा, आरबीसी का कमी हो जाएगा तो एनीमिया नामक रोग होता है। रक्त की कमी से जो शरीर में रोग होता है उसी को क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है ये रोग फैलाने वाला जो जीवाणु होता है उसको मारने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। हाँ, इसलिए इसको भक्षी कोशिका भी कहा जाता है, भक्षी कोशिका, या इसको गार्ड कोशिका भी कहा, गॉड सेल, रक्षी कोशिका, जो शरीर का क्या करता है? रक्षा करता है बीमारी फैलाने वाला जीवाणु। प्लेटलेट का जो है मेन काम हो गया रक्त को ये थक्का बनाने में काम करता है, रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। अगर ये घट जाएगा तो फिर कहीं हाथ पैर कटेगा तो जल्दी रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त बहते रहेगा। इसका काम है रक्त का थक्का बनाना। इधर ये रोगों से रक्षा करना, प्रहरी कोशिका या इसी को रक्षी कोशिका, भक्षी कोशिका भी कहा जाता है। आरबीसी क्या करता है? इसमें हीमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन और प्लेटलेट का 7 दिन। संख्या 2 लाख, 10,000 या 50 लाख लगभग में है सब। तो सबसे ज्यादा संख्या किसका हो गया? आरबीसी का, और ये प्लेटलेट का बीच में है, और ये डब्ल्यूबीसी क्या है? सबसे कम। लेकिन आकार में जो डब्ल्यूबीसी थोड़ा बड़ा होता है, इसका दोनों का संख्या का कभी कभी अनुपात भी रहता है। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है ये 600 अनुपात 1 का होता है। मतलब 600 कण आरबीसी रहेगा तो 1 कण उसमें क्या रहेगा? डब्ल्यूबीसी रहता है। आरबीसी का जो और नाम है, दूसरा रासायनिक नाम उसको बोलते हैं, वो नाम है इसका एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का जो नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट का जो नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। नाम सब बढ़िया से याद रखना, नाम सब पूछा जाएगा। थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स। तो ये तीनों का नॉर्मल मात्रा पता चलेगा कितना होना चाहिए। घटा रहेगा तो शरीर में कमजोरी आइबे करेगा। ये प्लाज्मा हो गया 55%। इसमें जो है प्लाज्मा का लगभग 90% इसमें क्या रहता है? सिर्फ पानी रहता है। बाकी जो 10% बच रहा है उसमें थोड़ा बहुत कार्बनिक पदार्थ होता है, थोड़ा और कार्बनिक पदार्थ ये सब पदार्थ रहता है, थोड़ा सा प्रोटीन वसा सब रहता है। अरे प्लाज्मा का पर 90%, पूरे रक्त मान लो 10 लीटर है, 10 लीटर होता नहीं है, एगो बात बोले मान के चल रहे हैं 10 लीटर अगर रक्त है किसी का शरीर में, तो 10 लीटर में से 55% अगर प्लाज्मा है तो ये कितना हो जाएगा? 5.5 लीटर हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 4.5 लीटर। अब 5.5 लीटर जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में से जो पदार्थ सब रहेगा क्या रहेगा? तो 5.5 लीटर जो प्लाज्मा उसमें ज्यादातर मात्रा में क्या रहेगा? सिर्फ पानी भरा रहता है, जल भरा रहेगा। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अगर मान लो यहाँ क्लासरूम इतना बच्चा है,
हम बोलेंगे 50% बच्चा जो है बाहर जाओ, तो 50% बच्चा बाहर चल गया, उसके बाद कुछ ना कुछ बच्चा बचा ना रे। हम बोलेंगे अब जितना बचा है उसका 90% बच्चा बाहर जाओ। तो अब ये नहीं कि 90% अब होगा कहाँ, 85% बचा, ऐसा नहीं है। शुरुआत में जितना था वो अपने आप में 100% था। मान लो 20 बचा था, हम बोलेंगे 50% बाहर बच्चा बाहर जाओ, तो 10 बच्चा बाहर चल गया, 10% अब बचा हुआ है। अब ये 10 को बच्चे जो बचा है 50%, वो अपने आप में कितना बन गया, 100% बच गया। अब हम बोलेंगे ये जो बचा हुआ है 50%, इसमें से 90% बचा फिर से बाहर जाओ, तो जो 10 को बचा था उसमें से फिर क्या हो जाएगा, 9 को बाहर जाएगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे ये मार्कर है 100% है, इसको 20 से काट के अलग अलग करेंगे 50% बढ़ जाएगा। मान लो ये मार्कर, पूरे मार्कर के कंपेयर में ये जो कवर है इसका, ये कितना परसेंट होगा, मान लो 10%। अब इसको अगर सिर्फ कवर को छोड़ देंगे, ये कवर अपने आप में फिर 100% होगा। हम बोलेंगे इसका 50% हमको चाहिए, फिर इसको काट के आधा आधा हिस्सा करो। पूरे मिल के भी 100% है, अपने आप में भी 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो उसी तरह से प्लाज्मा, रक्त जितना रहेगा उसका 55% प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा में जो अलग अलग पदार्थ है, उस पदार्थ में से 90% थोड़ा क्या होता है, जल। बाकी जो 10% है उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होता है, कुछ और कार्बनिक हल्का फुल्का पदार्थ होता है। ध्यान दो, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो रक्त का मात्रा होता है ये 6 लीटर भी लिख सकता है, या लगभग 5.5 लीटर। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो रक्त होता है वो कितना होता है, 5.5 लीटर। फीमेल जो होता है उसमें थोड़ा सा कम रहता है, आधा लीटर के आसपास समझो डिफरेंस रहेगा। ये मान लो 5 लीटर, ये लगभग कम होता है। अगर कोई बोले नहीं 6 लीटर होता है, कोई बात नहीं, है ना। कोई आदमी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, उसमें क्या थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कुछ आदमी जरूरत से ज्यादा दुबला पतला रहता है, बहुत कमजोर है, तो उसमें क्या होगा, रक्त क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या है, एवरेज माप। रक्त का मात्रा जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5.5 लीटर, महिला में 5 लीटर होता है। रक्त में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो है, ध्यान दो, ये रक्त हो गया, रक्त में क्या हो गया, रक्त कणिका अलग हो गया, रक्त कणिका को अलग करें आरबीसी, फिर यही आरबीसी में कौन चीज आता है, हीमोग्लोबिन आता है। एचबीजी या एचजी या एचबी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ही जो है आयरन नाम का तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कुछ दे देगा। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में आयरन नाम का तत्व पाया जाता है। ये आयरन जो क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है कोई भी चीज को। इसलिए शरीर, पुरुष का शरीर में रक्त का मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए पुरुष का शरीर क्या होता है, ज्यादा हार्ड होगा, किसकी अपेक्षा, फीमेल की अपेक्षा में। और एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल उसके में भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो उसमें जो है पत्ता का जो रंग हरा रहता है, वो किसके कारण आता है, तो मैग्नीशियम होता है ना। मैग्नीशियम के कारण पत्ता का रंग जो है कुछ हो जाएगा, उधर हरा हो जाएगा। क्लोरो, उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्लोरोफिल के कारण जो है कोई भी चीज का रंग हरा कब होता है, जब उसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा। और वही क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व रहता है, मैग्नीशियम नामक तत्व रहता है। उसी तरह से रक्त का रंग जो लाल रहता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। और एक ये होता है, पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, पेशाब का रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्ता सबका रंग क्या होता है, हरा होता है। आज इतने तक रहने देते, फिर अगला क्लास में बढ़ेंगे।